नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। आइए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने टोटल 10 केस लॉज पीजीबीपी चैप्टर से संबंधित किए थे, जो कि हमारे लिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवंबर 2026 में जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं सीए फाइनल के, उनके लिए ये केस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, टोटल 18 केस लॉज हमारे पीजीबीपी चैप्टर में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिए हैं, जिसमें से हमने 10 केस लो को लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बाकी बचे हुए 8 केस लोज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज के 11th केस लो के साथ। तो दोस्तों, केस लो का नाम है सीआईटी वर्सेस प्रिया विलेज रोड शो लिमिटेड, 2011 का केस है दोस्तों। तो इसमें क्या है, केस समझ लेते हैं। केस है वुड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन feasibility study conducted for examining proposal technological advancement relating to existing business be classified as a revenue expenditure where the project was amended without creating a new asset। दोस्तों, इसमें जो फैक्ट है, फैक्ट मैं आपको समझा देता हूं। इसमें जो फैक्ट है ये है कि एसएससी ने कोई एक फिजिबिलिटी स्टडी कराई। किस चीज की फिजिबिलिटी कराई? जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए उन्होंने एक फिजिबिलिटी स्टडी कराई। उस फिजिबिलिटी स्टडी में जो खर्चा आया, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? और इस केस में खास बात ये थी कि ये प्रोजेक्ट जो है अल्टीमेटली अबेंडन हो गया, जिसके अलावा कोई भी एसेट हमारी नहीं बन पाई। तो विदाउट क्रिएटिंग एनी एसेट प्रोजेक्ट वाज अल्टीमेटली अबेंडन। और हमने जो फिजिबिलिटी स्टडी कराई है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस पर हमारा केस था। तो दोस्तों, कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें हमारे को था, since the feasibility studies was conducted by the SSC for existing business with a common administration and common fund of the studies without creating a new assets expenditure revenue nature। तो कोर्ट कहती है दोस्तों, कोर्ट ने इसमें साफ कहा है कि जो feasibility स्टडी कराई गई है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए की है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पर्पज से की गई थी। और अगर कोई प्रोजेक्ट अबंडन हो गया और कोई भी एसेट नई क्रिएट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू नेचर का एक खर्चा रहेगा। और अगर एसेट क्रिएट हो जाती तो फिर भी हम एक बार के लिए सोचते कि कैपिटलाइज होगा, रेवेन्यू में नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये खर्चा एज इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, जो कि कोर्ट ने भी बोला है। क्यों? उसका रीजन ये है कि प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीटली अबंडन हो गया है और कोई भी एसेट नई जो है इस लेवल पे कोई क्रिएट नहीं हुई है। तो दोस्तों, court held that since the feasibility study was conducted for the existing business and no new asset came into existence, expenditure was revenue in nature। तो दोस्तों, आइए, तो आपको खर्चा जो है वो मिल जाएगा। केस लो नंबर 12, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस सीआईटी, सुप्रीम कोर्ट का केस है। जैसा कि मैंने दिया है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीआईटी 2020 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें लिखा है दोस्तों, इज सोर्स ऑफ फंड। इस केस लो को आपको मैं एक ब्रीफ दे देता हूं। इसमें क्या था कि जो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो एसएससी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसने एक खर्चा किया और खर्चा करने के बाद उसने जो उस खर्चे को रिलेट किया, वो किया सोर्स ऑफ फंड के थ्रू। तो सोर्स ऑफ फंड को ध्यान में रखते हुए किसी खर्चे को डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज को एसएससी ने क्या किया, प्रायोरिटी दी। तो प्रायोरिटी किसको दी? कि कोई खर्चा डिसाइड होगा इस बात से कि उसका सोर्स ऑफ फंड क्या था। यानी अगर कोई कैपिटल रिसीट है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई रेवेन्यू रिसीट है तो क्या रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, यहां पर ये मुद्दा था। अब इसको कैसे करा? is the source of fund from which expenditure is incurred for the purpose of business relevant for the purpose of allowability as deduction। तो सेक्शन 37(1) जैसा कि आप हम सभी पढ़ते आए हैं और जानते भी हैं कि जो सेक्शन 37(1) है उसमें अल्टीमेटली डिडक्शन तब मिलेगी अगर वो खर्चा सोलली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होता है। तो अगर कोई खर्चा सेक्शन 37 में डिडक्शन उसकी 100% तब मिलेगी। सेक्शन 37(1) हमको बता दूं दोस्तों, वो जनरल डिडक्शंस का पार्ट है, रेवेन्यू डिडक्शन का पार्ट है। उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि वो खर्चा बिजनेस के लिए होना चाहिए, दूसरा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, रूटीन नेचर का होना चाहिए, कोई भी उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही हो, तो वो खर्चा सेक्शन 37 में मिल जाएगा। अब दोस्तों, सेक्शन 37 की बेसिक कंडीशन जो एक्ट में दी गई है वो है कि ये जो खर्चा है वो सोलली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब
सोर्स ऑफ फंड्स हमने कहीं भी उसमें नहीं पढ़ा है, आप भी सभी जानते हैं कि सोर्स ऑफ फंड नाम की कोई चीज वहां पर नहीं आती है। तो इसीलिए कोर्ट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस खर्चे के लिए बोला कि ये 100% खर्चा आपका अलाउड हो जाएगा। सोर्स ऑफ फंड जो है हमारा डिसाइड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं बनता है। इसीलिए फॉर डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फंड एज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एक्सपेंडिचर अलाउंस इज नॉट रेलिवेंट। तो आइए दोस्तों इसको देख लेते हैं। In case of an SSC carrying on business, it is relevant to so whether an outlay constitute an expenditure. तो हम सेक्शन 37 में देखेंगे for the purpose of business. सेक्शन 37 में source of fund from which expenditure is made is not relevant. source of fund हम कभी जज भी नहीं करते हैं, ना ही वो हमारा एक डिसाइडिंग क्राइटेरिया होता है। हमारा डिसाइडिंग क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है कि वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। Even every application of income towards business objective of the SSC is a business expenditure. And there can be an amount treated as capital receipt while the same amount expended as may be revenue expenditure. तो ऐसा नहीं है, कैपिटल रिसीव्ड भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि हम सोर्स कहां से पैसा है वो नहीं डिसाइड करते देखते हैं। हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि हमारा जो खर्चा है वो बिजनेस के लिए एज अ रूटीन और रेवेन्यू नेचर का है या नहीं है। दोस्तों इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि सोर्स ऑफ फंड इज इररिलेवेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो एक्सपेंडिचर मस्ट होली एंड एक्सक्लूसिवली शुड बी फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, तो आपको खर्चा अलाउड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है दोस्तों ये भी। केस लो नंबर 13, सीआईटी वर्सेस कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, 2012 का केस है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है, इसको मैं फैक्ट्स बता देता हूँ। यहाँ पर जो है डॉक्टरों ने कमीशन पेड किया। अब कमीशन जो डॉक्टरों ने पेड, डॉक्टर्स को पेड किया गया, उन्होंने कहा ये खर्चा हमें अलाउ होना चाहिए। तो बेसिक पर्पस क्या था, कंसेप्ट है कमीशन पेड टू डॉक्टर क्या अलाउेबल एक्सपेंडिचर है अंडर सेक्शन 37 में या नहीं। तो दोस्तों फैक्ट क्या थे, एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, पेड कमीशन टू डॉक्टर फॉर रेफरिंग पेशेंट एंड क्लेम इट्स एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। दोस्तों अगर आप मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एथिक एंड एटिकेट्स रेगुलेशन 2002 पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह के खर्चे पर पूरी तरह से प्रोहिबिशन है। अगर कोई भी डॉक्टर्स को रेफरिंग करने के लिए, पेशेंट को रेफरिंग करने के लिए पैसा दिया जाता है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। इसीलिए ये खर्चा अगर वहां पर भी अलाउड नहीं है तो यहाँ पर कोर्ट कैसे अलाउ कर सकती है। तो ये खर्चा एक तरह से जब मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन में ही ये खर्चा नहीं माना जाता तो हमारा इनकम टैक्स इसको खर्चा मान कैसे ले। तो यही बात मुद्दा रहा और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। क्या था केस, can the commission paid to doctor by a diagnostic center for referring a patient for diagnosing allowed as expenditure under section 37, or would it be treated as illegal and against public policy to attract disallowance? तो दोस्तों illegal है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और काउंसिल की रेगुलेशन के हिसाब से भी वो प्रोहिबिटेड है। तो एज पर द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक रेगुलेशन 2002, no physician shall give, solicit, receive, offer to give, solicit or receive any gift, gratuity, commission or bonus in consideration of a return for referring any patient for medical treatment. तो demanding as well as paying of such commission is bad in law. मार्क कीजिए दोस्तों, bad in law। तो ये जो वर्ड है bad in law यानी कि ये गलत है, कि ये जो है लॉ में टर्म्स हमें गलत है, यानी एटिकेट्स और एथिक्स के हिसाब से देखें तो ये फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है। इट इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस एंड इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड शुड बी डिस्करेज्ड। दस, जो भी कमीशन हम डॉक्टर को देंगे फॉर रेफरिंग पेशेंट फॉर डायग्नोजिंग इज नॉट अलाउ एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स में एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 37 में, क्योंकि उसका एक रीजन तो ये है कि जो मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन है उसमें ये खर्चा जो है एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना गया है। इसीलिए जब ये खर्चा वहां पर अलाउड नहीं है तो इनकम टैक्स इसको कैसे खर्चा मान सकता है। तो आ जाते हैं आप केसलो नंबर 14 में। तो कोर्ट ने उसी जजमेंट के हिसाब से डिसीजन दिया था केसलो नंबर 13 का। अब आ जाते हैं केसलो नंबर 14 पर। शांति भूषण वर्सेस सीआईटी 2011 का केस है, 31-37 सेक्शन से रिलेटेड है। इस केस में क्या था दोस्तों, हार्ट सर्जरी एक्सपेंसेस कराई थी प्रोफेशनल ने, और हार्ट सर्जरी एक्सपेंसेस में उसमें बोला गया कि ये तो एक प्लांट एंड मशीनरी है, जो ह्यूमन बॉडी है वो प्लांट एंड मशीनरी है। तो सर्जरी हार्ट जो है एक प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, और वो जो है सेक्शन 31 में मेरे को प्लांट की डेफिनेशन में आएगा, और अल्टरनेटिवली मुझे जो है ये बेसिक एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी सेक्शन 37 में। तो दोस्तों कोर्ट ने साफ मना कर दिया
कि जो भी ह्यूमन हार्ट होता है वो हम बिजनेस प्लान का पार्ट नहीं मानते, ना ही उसका कोई डायरेक्ट नेक्सस होता है सर्जरी एक्सपेंडिचर से और प्रोफेशन से। तो आइए दोस्तों इसको अब इसकी इसी कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। केस लो नंबर 14। दोस्तों ध्यान रहे, मैंने ये जो आपको इमेज दी है ये एज इट इज इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में केस लो जहां दिया था वही हमने उठाकर यहाँ पर दिए। तो दोस्तों इसीलिए आपको डोंट गो टू द स्टडी मटेरियल, वहां से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका लेक्चर देखेंगे, हमारी वीडियो देखेंगे, रिवीजन करेंगे और अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शांति भूषण वर्सेस सीआईटी के केस में क्या था? कैन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हार्ट सर्जरी ऑफ एन एसएससी बीइंग अ लॉयर बाय प्रोफेशन be allowed as a business expenditure under section 31 by treating is a current repair considering heart as a plant and machinery। मार्क कीजिए, इन्होंने हार्ट को क्या बोला कि ये एक प्लांट एंड मशीनरी। एक लॉयर है, उसने अपने प्रोफेशन में, क्योंकि लॉयर का तो कुछ ऐसा सेटअप नहीं होता, तो उसने हार्ट को जो है एज अ प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट करते हुए सेक्शन 31 में उस डेफिनेशन में फॉल करते हुए सेक्शन 37 में उस पर जो रिपेयर कराई, यानी कि उसने 37 में डिडक्शन ले ली, जो कि प्रैक्टिकली भी इलॉजिकल है, इलसेंसिबल है। तो आइए दोस्तों, ये वही बात कर रहे हैं कि क्या इसको खर्चा सेक्शन 37 में मिल जाएगा अगर वो इसको प्लांट एंड मशीनरी 31 के हिसाब से कंसीडर करेगा। तो आंसर इज नो, कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। दो द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43(3) इज इंक्लूसिव इन नेचर है। हम मानते हैं, कोर्ट ने क्या कहा एनालिसिस में, कि हम मानते हैं प्लांट की डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर है, इसीलिए प्लांट में आप जो भी आपको बिजनेस में आप टूल्स यूज कर रहे हैं जो कि ट्रू सेंस में है, यानी कि उसको आप प्लांट मान सकते हैं। बट हार्ट आपका प्लांट नहीं है, क्योंकि आप वो आपका कोई टूल नहीं है, तो बिजनेस में आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। द हार्ट कैन नॉट बी सेड टू बी अ प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, देयरफॉर द एक्सपेंडिचर ऑन हार्ट सर्जरी इज नॉट अलाउेबल एज अ रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 31। ऑल्सो देर इज नो डायरेक्ट नेक्सिस, कोई रिलेशन भी नहीं है डायरेक्ट बिटवीन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी ऑन द हार्ट सर्जरी एंड हिज एफिशिएंसी इन प्रोफेशनल फील्ड। Therefore, the claim for allowing the said expenditure under section 37 is also not tenable. Hence, heart surgery expenses shall not be allowed as a business expenditure of the SSC under the Income Tax Act 1961। तो दोस्तों इसका क्रक्स यही आया कि प्लांट एंड मशीनरी में हार्ट को 31 में आप क्लासीफाई ना करें, साथ ही उस पर जो सर्जरी कराई, जो भी खर्चा कराया, चाहे उसको रिपेयर का नाम दें, आप कुछ भी दें, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा अंडर सेक्शन 37(1). तो दोस्तों आइए केस लो नंबर 15, नेक्स्ट केस लो पर, सीआईटी वर्सेस नीलावर्ती एंड अदर्स 2010 का दोस्तों ये केस है, सेक्शन 37(1) से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, सेक्शन 37(1) से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जहां जहां पीजीबीपी में स्पेसिफिक डिडक्शंस या नॉन डिडक्शंस या अलाउंस या डिस अलाउंस दिए गए हैं, उनके अलावा अगर कोई भी चीज बिजनेस में आती है, क्योंकि देखिए बिजनेस एक वाइडर टर्म्स है, अगर कोई चीज जैसे आपका डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में है, ऐसे ही 43(b) में आपके एक्चुअल पेमेंट बेस कुछ खर्चे हैं जो अलाउड होंगे, ठीक है। ऐसे 48(2) में पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज आपका जो है अलाउड होगा, कितना अलाउड होगा, ऐसे पार्टनरशिप रेमुनरेशन आपको कितनी अलाउड होगी, तो वो खर्चे सब जगह जो अलाउंस और डिसअलाउंस सारे आपको स्पेसिफिकली दिए हैं, वहां तो वो सेक्शन प्रिवेल करेंगे जो स्पेसिफिक सेक्शन है। लेकिन अगर कोई खर्चा आपको ऐसा लगता है तो आपको डिसाइडिंग क्राइटेरिया जो सेक्शन 37(1) में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है क्राइटेरिया डिसाइड करना है। तो इसीलिए जो सेक्शन 37(1) है वो एक जनरल डिडक्शंस का पार्ट है, और उसमें हर तरह का खर्चा आएगा जो स्पेसिफिकली अदरवाइज कहीं एक्ट में नहीं दिया, पीजीबीपी चैप्टर में नहीं दिया। तो दोस्तों सेक्शन 37(1) से रिलेटेड केस लो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और आपका तो एमसीक्यूज लेवल पर भी क्वेश्चन पेपर आता है, तो एमसीक्यूज में भी छोटे छोटे केस लो की फॉर्म में या छोटे छोटे केस स्टडी की फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो है तैयारी को बेहतर बनाना आपका कर्तव्य है। तो इसमें जो आता है दोस्तों सेक्शन 30 इलीगल पेमेंट्स टू पुलिस एंड गुंडाज। तो यहाँ पर क्या केस था समझ लेते हैं। सीआईटी वर्सेस नीलावती एंड अदर्स 2010 का केस है दोस्तों। कैन पेमेंट टू पुलिस पर्सनल एंड गुंडाज टू कीप अवे फ्रॉम सिनेमा थिएटर रन बाय द एसएससी बी अलाउड एज अ डिडक्शन। देखिए ये जो खर्चे होते हैं दोस्तों, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो अलाउड नहीं होते। क्यों? कोर्ट ने क्या एनालिसिस डिसीजन दिया वो भी समझ लेते हैं। एनी पेमेंट मेड टू पुलिस इलीगली अमाउंट्स टू ब्राइब, ये हम इसको डेफिनेशन देते हैं कि ये पेमेंट जो होते हैं इस तरह के पेमेंट एक इलीगल फॉर्म की तरह होते हैं, और ये ब्राइब का नाम इनको दिया जाता है। सच लीगल
ग्रांटिफिकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अलाउंस एज अ डिडक्शन। तो इन खर्चे की आप डिडक्शन ले नहीं सकते। तो ये खर्चे क्या होते हैं, एक ब्राइब नेचर होते हैं, रिश्वत देना होता है, जो कि इनकम टैक्स में अलाउड भी नहीं है। सिमिलरली एनी पेमेंट टू गुंडाज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सो दैट he shall not cause any disturbance in the theatre run by the SSC as an illegal payment for which no deduction is allowable under the act। तो ये क्लियर कट है दोस्तों कि इस तरह के पेमेंट्स जो है, ब्राइबरी नेचर के पेमेंट जो हैं, जो इलीगल ग्रांटिफिकेशन है, ये सारा प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है। और जो खर्चा प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, वो खर्चे की डिडक्शंस इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 37 में डिसअलाउ होती है और कहीं से कहीं तक अलाउ नहीं होती। इसीलिए ये जो है डिसअलाउ है और जो है यहाँ पर ये खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। केस लो नंबर आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, मिलेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी। 2010 का केस है ये भी दोस्तों जो है सेक्शन 37(1) यानी जनरल डिडक्शन से रिलेटेड है। ये है जनरल डिडक्शन सेक्शन 37(1). इसमें क्या लिखा है दोस्तों, इसका जो फैक्ट्स बता देता हूं आपको। रेगुलराइजेशन फीस फॉर वॉयलेटिंग ऑफ बाइंडिंग बाय लॉज। क्या हुआ, एक एसएससी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी रन करती है एज ए डेवलपर एंड बिल्डर। तो वो जो है बेसिकली जो रेगुलराइजेशन फीस देनी होती है इन लोगों को, जैसे कोई भी बायलॉज में या किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके से कोई भी आपका वोलेशन हो जाता है, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर रेडी किया, फिर प्लान पास कराया और उसमें जो है म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने वो प्लान जो है रिजेक्ट कर दिया या कुछ कंडीशंस के साथ उसको एक्सेप्ट किया और उसके बदले में कुछ हमने जो है कोई भी कंपनसेशन दिया या फी रेगुलराइजेशन जैसा कुछ नाम का ऐसा कुछ पेमेंट किया, तो वो जो है वो बेसिकली एक पेनल्टी का पर्पस माना गया है कोर्ट ने, क्योंकि वो जो है एक पेनल्टी की फॉर्म में जमा हुआ है। तो उसके लिए पूछा गया है कि क्या इसकी सेक्शन 37(1) में डिडक्शन 100% मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। आइए समझ लेते हैं फैक्ट क्या थे। इज द अमाउंट पेड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी एज अ रेगुलराइजेशन फीस फॉर वॉयलेटिंग, मार्क कीजिए, वॉयलेटिंग बिल्डिंग बायलॉज अलाउबल डिडक्शन। अगर आप किसी बायलॉज का, किसी स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट का, किसी भी चीज का अगर आप वॉयलेशन करते हैं, तो क्या वो पेमेंट हमारा जो भी हम उसके बदले में पेमेंट करते हैं, वो एक पेनल्टी की फॉर्म में काउंट होता है। इसीलिए जो मिलेनिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में था दोस्तों, उसमें कोर्ट ने भी एज इट इज एक पेनल्टी की फॉर्म में इसको काउंट किया, इस इंसिडेंट को पेनल्टी की फॉर्म में कंसीडर किया। आइए एनालिसिस और डिसीजन देखते हैं। एसएससी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैरी ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी एज अ डेवलपर एंड बिल्डर claim the amount paid by way of regularization fees for the deviation made while constructing a structure and for violating the planned section in terms of building bylaws approved by the municipal authorities as per the provision of Karnataka Municipal Corporation Act 1976। यानी जो कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने इस तरह की जो भी बायलॉज से रिलेटेड वोलेशन हुए हैं, उसको एक तरह से रेगुलेशन फीस कलेक्ट की पार्टी से, यानी कंपनी से, जो कंपनी एक डेवलपर और बिल्डर के फॉर्म में बनी हुई थी। अब कर्नाटका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अगर कोई अमाउंट ली है एज अ कंपाउंडिंग एन ऑफेंस इज ऑब्वियसली अ पेनल्टी, हैंस डज नॉट क्वालिफाई एज अ डिडक्शन। तो दोस्तों कोई भी खर्चा अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो कि इससे पहले की इस स्टडी में हमने देखा, कोई भी खर्चा ऐसा है जो पेनल्टी की फॉर्म में है, वो सब खर्चे सेक्शन 37 में डिसअलाउ हो जाते हैं। तो इसीलिए इस खर्चे की डिडक्शन भी नहीं अलाउड होगी। तो इसमें आगे लिखा है, merely describing the payment as a compounding fee would not alter the character of the payment। तो खाली आप इस बात को लिख दें कि मैंने कंपाउंडिंग फीस दी है, तो इस तरह की चीजें लिखने से उस उसका जो कैरेक्टर है, जो पेमेंट किया है, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। वो कैरेक्टर अगर देखें रियलिटी में, तो वो कैरेक्टर है पेनल्टी की फॉर्म में। तो पेनल्टी अगर जो भी है, वो सारी की सारी हमारे यहाँ डिसअलाउ हो जाएगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट केस लो नंबर 17 है, सीआईटी वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। 2018 का केस है। 40 आई और 95 195 सेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। 40 आई तो हम सभी जानते हैं, सेक्शन 195 टीडीएस का सेक्शन है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट के केस में। इस केस में क्या है दोस्तों, सीआईटी वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2018 का केस है। इसमें फैक्ट्स बताता हूँ क्या है कि कोई भी पेमेंट अगर हमने नॉन रेजिडेंट एजेंट के लिए किया, इसमें क्या है, एक नॉन रेजिडेंट एजेंट है, वो प्रोक्योरिंग करता है एक्सपोर्ट ऑर्डर आउटसाइड इंडिया और टीडीएस नहीं काटता है। तो क्या इसमें टीडीएस काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, और अगर काटना चाहिए तो क्या सेक्शन 40 ए आई में डिसअलाउंस होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं
अभी तक जो हम इनकम टैक्स कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगर कोई भी इनकम ऐसी है जो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो अगर उससे रिलेटेड जब कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ये एक सीधा सीधा गोल्डन रूल है। तो अगर इनकम, अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस नॉन रेजिडेंट को होने वाली इनकम एक्रू और राइज इन इंडिया है या चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है या नहीं है। अगर है तो टीडीएस कटेगा, अगर नहीं है तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो कोर्ट ने इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपना जजमेंट सुनाया। अब जजमेंट देख लेते हैं क्या सुनाया। कैन पेमेंट मेड बाय द एसएससी टू अ नॉन रेजिडेंट एजेंट हु डज नॉट हैव एनी इनकम एसेसेबल इन इंडिया, मार्क कीजिए दोस्तों, डज नॉट हैव एनी इनकम एसेसेबल इंडिया, उसकी जो इनकम है वो इंडिया में एसेस होती ही नहीं है या चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं है, तो क्या टीडीएस कटना चाहिए? तो ये चीज आगे पढ़ेंगे। डिसअलाउ अंडर सेक्शन 40 AI फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन ग्राउंड दैट नो एप्लीकेशन वाज मेड बाय द एसएससी अंडर 195(2) फॉर मेकिंग डिडक्शन एट अ नील रेट। तो कहते हैं कि एसएससी ने नील रेट की डिडक्शन का एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया और इसीलिए कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं की 995(2) में, इसलिए उसका टीडीएस नहीं काटा है, इसलिए वो डिसअलाउंस है। अब आ जाते हैं कोर्ट ने क्या जजमेंट किया। कोई भी नॉन रेजिडेंट एजेंट है हु ऑपरेट आउटसाइड इंडिया डिड नॉट हैव एनी इनकम अराइजिंग इन इंडिया, मार्क कीजिए, डिड नॉट हैव एनी इनकम अराइजिंग इन इंडिया, अगर इंडिया में कोई इनकम अराइज ही नहीं हुई है, एंड अकॉर्डिंगली द कमीशन अर्न बाय अ नॉन रेजिडेंट एजेंट हु वाज इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग इंडियन गुड्स अब्रोड डिड नॉट accrue or arise in India, hence no tax was deductible on such commission paid payment made to non-resident। तो दोस्तों, sorry, since the SEC has made payment to non-resident agent and such income is not chargeable to tax in India, 40 AI में could not be invoked to disallow deduction of such payment for non-deduction of TDS while computing the business income। तो दोस्तों, फैक्ट क्या थे? फैक्ट सिंपल से थे, सॉरी, तो फैक्ट क्या थे? फैक्ट सिंपल से ये थे कि एक नॉन रेजिडेंट एजेंट है जो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को प्रोक्योर करता है, यानी आउटसाइड उसका सब कुछ चल रहा है। हमारे इंडिया में उसके 1%, 1 रुपए की भी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं है, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। अगर इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है या इनकम एसेसेबल इन इंडिया नहीं है, तो कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं बनेगी, कोई सेक्शन टीडीएस का प्रोविजन का इन्वोक नहीं होगा अंडर सेक्शन 195 में, इसीलिए कोई डिसअलाउंस का क्वेश्चन नहीं होता, तो वो खर्चा जो है आपका अलाउड हो जाएगा। तो कोर्ट ने भी उसी बेस पर जजमेंट देके अपना जो है ये केस कंप्लीट किया। आइए, आज का लास्ट केस लो है, और इनफैक्ट पीजीबीपी चैप्टर 3 का जो कि लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से है, उससे रिलेटेड 18 नंबर केस लो आज का लास्ट केस लो है, इस चैप्टर का भी और इस क्लास का भी। तो आइए इसको स्टडी कर लेते हैं। सीआईटी वर्सेस ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2013 का केस है। 40BV 40A2A, यानी 40BV अपना हो जाता है जो भी रेमुनेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर्स है, और 40A2A हो जाता है पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज। तो देख लेते हैं आइए दोस्तों इसमें क्या है। इस केस में क्या था, सिटी वर्सेस सीआईटी वर्सेस ग्रेट सिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2013 का केस है। इसके फैक्ट्स बता देता हूं। फैक्ट है बेसिकली कि एओ ने क्या किया, रेमुनरेशन जो वर्किंग पार्टनर को पेड करते हैं अंडर सेक्शन 40 बीवी में, उस लिमिट से ज्यादा 40A2 में उन्होंने डिसअलाउ कर दिया। यानी एक सेक्शन है 40A2 पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी, और अगर उसमें कोई भी एक्सेसिव या अनरीजनेबल लगता है तो उसे हम डिसअलाउ कर देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि 40A2 में आपने डिसअलाउ कर दिया जो भी आपको एओ को एक्सेसिव या अनरीजनेबल लगा, बट अगर वो 40BV में विद इन लिमिट है, तो क्या वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल है? मुद्दा ये था। अब कोर्ट ने क्या किया, देख लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्या अपरेंटली देख के ये लगता है। तो मेरे को तो दोस्तों ये लगता है कि जो 40BV में पार्टनर रेमुनरेशन की जो सीलिंग लिमिट दी है, बुक प्रॉफिट पे 90%, 60%, जो भी हमारे एक स्टैंडर्ड टेबल की फॉर्म में जो अपनी लिमिट है, प्रेस्क्राइब लिमिट है, अगर 40BV की प्रेस्क्राइब लिमिट के विद इन हमने कोई भी रेमुनरेशन पार्टनर को पे की है, वर्किंग पार्टनर को, तो वो मेरा अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि 40BV में स्पेसिफिकली बोला गया है। अब अगर वो पेमेंट बाई चांस रिलेटेड पार्टी को है, तो एक्सेसिव अनरीजनेबल हम उस ग्राउंड पर नहीं कह सकते अगर वो सेक्शन 40BV के अकॉर्डिंग नहीं निकालता। अगर उसने सेक्शन 40BV के अकॉर्डिंग निकाला है और वो विद इन लिमिट है, तो फिर हम उसको एक्सेसिव और अनरीजनेबल नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, मेरा तो ओपिनियन ये था, और जो कि कोर्ट की भी ओपिनियन एज इट इज है।
आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी अप्रेंटली पढ़ने से इसमें क्या ओपिनियन बनती है। तो दोस्तों आइए पढ़ लेते हैं। सेक्शन 40B वी प्रिस्क्राइब द लिमिट ऑफ रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर एंड डिडक्शन इज अलाउेबल अप टू सच लिमिट, मार्क कीजिए सच लिमिट, up to such limit while computing the business income if the remuneration paid is within the ceiling limit provided under section 40BV, then recourse to provision of section 48(2)A cannot be taken। तो हम 48(2)A को नहीं छेड़ेंगे। अगर हमारी रेमुनेशन 40BV में है और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्शन में लिमिट्स दी गई हैं, तो ये अदरवाइज हमारी अलाउेबल डिडक्शन मानी जाती है। AO is required AO is only required to ensure that remuneration paid to working partner mentioned in the partnership deed, terms and conditions for partnership provided for payment of remuneration to working partner remuneration is within the limit 40BV. If these conditions are complied, then AO cannot disallow, mark कीजिए, AO cannot disallow any part of the remuneration on ground that it is excessive by invoking provision 48(2). तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 48(2)A जो है, अगर आपको एक्सेसिव अनरीजनेबल डिसाइड करना है तो आपको 40BV के विद इन लिमिट अगर है हमारी रेमुनरेशन जो पे की है, तो फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते कि एक्सेसिव और अनरीजनेबल है। तो आइए दोस्तों, आज हमने कंप्लीट किए टोटल 8 केस लॉज जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नवंबर 2026 से रिलेटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हमने मात्र 3 सेशन में अपने 5 MCQs 5 केस लो सॉरी हमने फर्स्ट वीडियो में दिए, देन सेकंड वीडियो में 5 केस लो फिर दिए, और आज हमने 8 केस लो कंप्लीट किए। तो टोटल दोस्तों 18 केस लो पीजीबीपी चैप्टर 3 में है, जो कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उसका एक एनालिसिस आपको दिया है। तो दोस्तों आप जो है बिना किसी देरी के ये रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपके बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, और आपको अपनी तैयारी में बेहतर बनाने के लिए समय से तैयारी को करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के साथ अपना रिवीजन शुरू कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर और अगले नए कंटेंट के साथ, नए केसलों के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।